पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो दूसरे ऐसे शख्स होंगे जो मुसलसल तीसरी बार भारत के वजीर आज़म बनेंगे। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक तमाम नताइज का ऐलान हो चुका है और बीजेपी की नशिस्तें 2019 के इलेक्शंस की निस्बत तकरीबन 60% कम हैं। लेकिन इसके बावजूद जीत बीजेपी और उसके सियासी इत्तेहाद का मुकद्दर बनी है। बीजेपी ने दावा किया था कि वो इस बार 400 नशिस्तें जीतेगी, लेकिन नताइज तवक्को के बरखिलाफ आए हैं। मोदी के कई फिक्रे बहुत मशहूर हुए। मिसाल के तौर पर उसने कहा, अगला अशरा भारत का 56 इंच की छाती है, मोदी है तो मुमकिन है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। कम उम्री से ही भारत में मुकम्मल हिंदू राज का ख्वाब देखने वाले नरेंद्र मोदी हालिया कौमी इंतखाबात में रिकॉर्ड कामयाबी हासिल करते हुए मुसलसल तीसरी बार वजीर आज़म मुंतखब होने के लिए तैयार हो चुके हैं। मोदी सन 2014 से भारत के वजीर आज़म चले आ रहे हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो दूसरे ऐसे शख्स होंगे जो मुसलसल तीसरी बार भारत के वजीर आज़म बनेंगे। 1 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले पाकिस्तान के हमसाए मुल्क भारत को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है, जहां दुनिया के तवील तरीन और महंगे तरीन इंतखाबात मुनक्किद कराए जाते हैं। सन 2019 के भारतीय कौमी इंतखाबात पर 8 अरब 60 करोड़ डॉलर से जायद खर्च आया था, जबकि इस बार इंतखाबात पर आने वाले खर्च में मजीद इजाफा हुआ है। कुल 96 करोड़ 80 लाख से जायद वोट्स की गिनती के लिए इलेक्शन 2024 में 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, 4 लाख गाड़ियां, 15 लाख पोलिंग बूथ्स और 1.5 करोड़ पोलिंग अमला और सिक्योरिटी अहलकार फराहम किए गए। मर्द वोटर्स की कुल तादाद 49 करोड़ 70 लाख से जायद, जबकि खवातीन वोटर्स की कुल तादाद 47 करोड़ 10 लाख से जायद थी। इलेक्शन 19 अप्रैल से 1 जून तक यानी लगभग 1.5 माह तक जारी रहा। 7 मराहिल में मुनक्किद होने वाले लोकसभा यानी ईवान ज़ीरी के इंतखाबात में हर बार की तरह कुल नशिस्तों की तादाद 543 थी और हुकूमत बनाने के लिए 272 नशिस्तें दरकार थीं, जबकि मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने 240 नशिस्तें जीती हैं और इसके इंतखाबी इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की नशिस्तों को मिलाया जाए तो मोदी को 293 सीटों के साथ वाज़े बरतरी मिल चुकी है। जबकि कांग्रेस की सरबराही में तश्कील दिए गए 2 दर्जन जमातों पर मुश्तमिल बीजेपी मुखालिफ सियासी इत्तेहाद इंडिया ने 243 नशिस्तें जीती हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक तमाम नताइज का ऐलान हो चुका है और बीजेपी की नशिस्तें 2019 के इलेक्शंस की निस्बत तकरीबन 60% कम हैं। कांग्रेस ने कुल 99 नशिस्तें जीती हैं, जो इलेक्शन 2019 की निस्बत 2 गुना है। सन 2019 में बीजेपी ने 303 नशिस्तें जीती थीं, जबकि कांग्रेस ने 99 नशिस्तें जीती हैं, जो कि 2019 के मुकाबले में 2 गुना है। सन 2019 में बीजेपी ने 303 नशिस्तें जीती थीं, जबकि बीजेपी के इलेक्शन इत्तेहाद एनडीए की कुल नशिस्तें 353 थीं। इस तरह इलेक्शन 2024 में इलेक्शन 2019 की निस्बत बीजेपी और उसके सियासी इत्तेहाद को काफ़ी कम नशिस्तें मिली हैं, लेकिन इसके बावजूद जीत बीजेपी और उसके सियासी इत्तेहाद का मुकद्दर बनी है और उनके लिए इक़्तिदार का हुसूल यकीनी हो चुका है, क्योंकि इंडिया में मरकजी हुकूमत बनाने के लिए कम से कम 272 नशिस्तें दरकार हैं और बीजेपी के इंतखाबी इत्तेहाद एनडीए की कुल नशिस्तें 293 हैं। बीजेपी ने दावा किया था कि वो इस बार 400 नशिस्तें जीतेगी, लेकिन नताइज तवक्को के बरखिलाफ आए हैं। गो बीजेपी इत्तेहादी जमातों की मदद से मरकज में हुकूमत बनाने में कामयाब तो हो जाएगी, लेकिन इन्हें हमेशा ये खतरा लाहक रहेगा कि हिज़्ब इख्तिलाफ हुक्मरान इत्तेहाद से नाराज जमातों को अपनी जानिब राग़िब करके उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। आने वाले दिनों में जो इलाकाई जमातें अहम किरदार अदा कर सकती हैं, उनमें कांग्रेस की इत्तेहादी समाजवादी पार्टी शामिल है, जिसने यूपी की 80 नशिस्तों में से 37 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि टीएमसी जो बंगाल में बरसर इक़्तिदार है उसने 20 नशिस्तें हासिल की हैं
اور گزشتہ انتخابات کی نسبت اس بار ان کی نشستوں میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ادھر مودی کے حلیف جنتا دل یونائٹڈ نے بہار میں 12 اور ٹی ڈی پی نے آندھرا پردیش میں 16 نشستیں حاصل کی ہیں۔ اس صورتحال میں حکومت کے لیے ون نیشن ون الیکشن اور اقلیتوں کے لیے شادی اور وراثت کے الگ الگ قوانین کو ختم کر کے یکساں سول کوڈ لانے کے وعدے پورے کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ان انتخابی اعداد و شمار سے یہ مطلب بھی برآمد ہوتا ہے کہ حکومت ایک مرکزی جماعت کی بجائے اتحادی جماعتوں کی سیاست کی آئینہ دار ہوگی، جو انڈیا میں 90 اور اس سے بعد کی دہائی میں عام تھا۔ مبصرین کے مطابق انڈیا میں مخلوط حکومتیں مسابقتی مفادات کے لیے کھینچا تانی کے باعث عوام کے حقوق کے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بی جے پی کے زیر قیادت گزشتہ این ڈی اے حکومت کے دوران اس کی کئی اتحادی جماعتوں کے لیے اس کا ہندوتوا کا نظریہ ناقابل قبول تھا، جس کی وجہ سے اسے ماڈریٹ سیاست کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ جیسے سن 1998 میں بی جے پی پہلی بار اقتدار میں آئی تو وزیر اعظم لال کرشن اڈوانی نے بابری مسجد کے انہدام کی قیادت کی، تو کئی جماعتوں کے اعتراض کے سبب پھر اٹل بہاری واجپئی کو اڈوانی کی جگہ آگے لانا پڑا تھا۔ بی جے پی کو اس بار کم نشستیں ملنے کی وجہ بھارت میں پھیلا ہوا یہ عام خوف بھی تھا کہ اگر بی جے پی کو 400 سے زائد نشستیں واقعی مل گئیں تو وہ آئین کو تبدیل کر دے گی، جبکہ دلت برادری اور اقلیتوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی۔ دوسری جانب مودی الیکشن مہم کے دوران روایتی طور پر فرقہ وارانہ مسائل اٹھاتے رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن اپنے نکات پر قائم رہی، جیسے کہ 30 لاکھ نوکریاں پیدا کرنے کا وعدہ، غرباء کو 10 کلو راشن مفت فراہم کرنے کا وعدہ اور غریب خاندانوں کو ہر سال 1 لاکھ روپے نقد دینے کا وعدہ۔ مبصرین کے مطابق مودی اب دیوتا نما نہیں رہا، آج وہ کافی چھوٹا ہو گیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے رہنما سنجے سنگھ کا کہنا ہے کہ عوام بی جے پی کے 10 سالہ دور حکومت سے تھک چکی ہے اور انہیں بے دخل کرنا چاہتی ہے۔ کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے بھی کہا ہے کہ بھارتی جنتا نے مودی کو بڑا صاف پیغام دیا ہے کہ وہ اب اسے نہیں چاہتے۔ ہندوتوا کے پرچارک، بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی بنیاد رکھنے والے شدید مسلمان دشمن نریندر دامودر داس مودی جنونی ہندو ہیں۔ وہ 17 ستمبر سن 1950 کو شمالی گجرات کے چھوٹے سے قصبے واد نگر میں پیدا ہوئے۔ مودی 6 بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے، جبکہ ان کا باپ مقامی ریلوے اسٹیشن کے نزدیک چائے کا کھوکھا چلاتا تھا۔ کم سنی میں ہی مودی ہندو انتہا پسند تنظیم راشٹریہ سویم سیوک سنگھ میں شامل ہوئے۔ پھر اس نے گجرات یونیورسٹی سے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا۔ اس دوران 18 برس کی عمر میں اس کی شادی ہوئی، مگر وہ آر ایس ایس کے ایجنڈے کو فالو کرتے ہوئے ازدواجی زندگی کو تیاگ کر بھرمچاری بن گئے اور 70 کی دہائی میں آر ایس ایس کا طلبہ ونگ اکھل بھارتیہ ودیارتی پریشد بنایا۔ سن 1987 میں وہ گجرات میں پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنا۔ سن 1995 میں وہ بی جے پی کا مرکزی سیکرٹری بنا اور 3 سال بعد جنرل سیکرٹری منتخب ہوا۔ سن 2001 میں بھوج زلزلے میں 20,000 اموات کے بعد امدادی کارروائیوں میں کمزور کارکردگی دکھانے پر گجرات کے وزیر اعلیٰ کیشو بھائی پٹیل کو ہٹا کر ان کی جگہ نریندر مودی کو مقرر کر دیا گیا۔ مودی سن 2014 تک گجرات کا سی ایم رہا۔ مودی کا آئندہ سیاسی کیریئر خود ساختہ کامیابیوں سے حاصل شدہ سستی شہرت اور گروہ وارانہ تنازعات سے اٹا رہا۔ گودھرا میں ہندو یاتریوں کی ٹرین میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تو مودی تو جیسے حواس باختہ ہو گیا۔ اس کی قیادت میں گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس طرح مودی کو گجرات کے قصائی کا نام ملا، دا بچر آف گجرات۔ امریکہ اور برطانیہ نے مودی پر سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ مودی خود تو سزا سے بچ گیا، لیکن اس کے قریب ترین ساتھیوں کو جیل کی لمبی سزائیں سنائی گئیں۔ مودی کا دور فالس فلیگ آپریشنز اور جعلی پولیس مقابلوں کے لیے بھی بہت مقبول رہا۔
सन 2004 में मुंबई हमलों में मुलव्वस होने के इल्जाम में एक मुसलमान औरत और 3 मुसलमान मर्दों को लश्कर तैयबा के साथ मुंसलिक होने के झूठे इल्जाम पर जाली मुकाबले में मार डाला। दूसरी जानिब मोदी के हिंदुत्वता के नजरिए ने गुजरात में बहुत पजीराई हासिल की। मोदी ने बतौर वजीर आजम गाय के ज़िबा करने पर पाबंदी लगाई। लव जिहाद का तस्वुर देकर मुसलमान लड़कों की हिंदू लड़कियों से पसंद की शादियों की हौसला शिकनी की। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम में बेहतरी लाया, मुआशी इस्लाहाती अमल का आगाज़ किया, टैक्स इस्लाहात की और टैक्स बेस में खातिर खा इजाफा किया, गैर मुल्की सरमायाकारी लेकर आया। मोदी ने काले धन के फैलाव पर काबू पाने के लिए करेंसी तब्दील कर डाली। नरेंद्र मोदी के दौर में भारत के चीन से ताल्लुकात की बहाली का अमल शुरू हुआ और चीनी सदर ने भारत का तारीखी दौरा किया, जबकि मोदी ने अमेरिका का भी कामयाब दौरा किया और बराक ओबामा से मुलाकात की। बाद अज़ां डोनाल्ड ट्रंप के साथ न्यूयॉर्क में हाउडी मोदी के नाम से एक इवेंट रखा, जिसमें 50,000 से ज्यादा इंडियंस ने शिरकत की। मोदी की मुसलमान दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी की एक अहम मिसाल उस वक्त कायम हुई जब मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तारी और खुसूसी हैसियत ख़त्म करके उसे यूनियन के मातहत कर दिया गया और वादी में मुतअद्दिद जाबिराना इक़दामात मुतारिफ कराए गए। पैलेट गन्स के जरिए दर्जनों मुसलमान नौजवान बीनाई से महरूम कर दिए गए। जम्मू कश्मीर में तारीखी लॉकडाउन रहा। भारतीय फिजाइया के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का जंगी जहाज पाकिस्तानी अफवाज ने उसी जमाने में पाकिस्तान घुसने पर मार गिराया था। कोरोना के मुकाबिल मोदी को मुसलसल नाकामी और तनकीद का सामना करना पड़ा, जबकि मशरकी पंजाब के किसानों ने मोदी की ज़रई इस्लाहात के मंसूबे को मुस्तरद करके लाल किले पर धावा बोल दिया। और तो और अपने पूरे वसाइल बरूए कार लाते हुए, नफरत के बीज बोते हुए बाबरी मस्जिद की जगह उजलत में राम मंदिर का इफ्तिताह इसलिए करवाया गया था इलेक्शन से पहले कि मोदी अपनी 400 सीटों का हदफ पूरा कर ले, लेकिन उसको ये उल्टा पड़ गया। मोदी के कई फिक्रे बहुत मशहूर हुए। मिसाल के तौर पर उसने कहा, अगला अशरा भारत का 56 इंच की छाती है, मोदी है तो मुमकिन है, और खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते। नरेंद्र मोदी के मुसलसल तीसरी बार वजीर आजम भारत बन जाने से वहाँ के मकीन मुसलमानों की जिंदगियां मजीद तल्ख होने का इम्कान है, क्योंकि मोदी मुसलमानों को भारत में गैर तसव्वुर करते हैं और उन्हें मुगलों की बाकियात करार देते हैं। मोदी की उम्र इस वक्त 74 बरस होने वाली है और मुबस्सिरीन के मुताबिक नफरत उनके एजेंडे में सरे फहरिस्त है। इसके अलावा मोदी पर यह इल्जाम भी लगता रहा कि उन्होंने अडानी और अंबानी को अपने प्यारे दुलारे बच्चों की तरह रखा और इन्हीं के दौर में वो दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में पहुंच गए। मोदी के नजरियाती फलसफे में सबसे बड़ा नक्स ये है कि वो नफरत पर मबनी है। वो इंसान को इंसान से, एक भारतीय को दूसरे भारतीय से नफरत करने का दर्स देता है, उसके मजहब और उसके ईमान की बुनियाद पर। मोदी के दौर में मीडिया और सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी डिबेट्स का आगाज किया गया जो कि गैर जरूरी थी। मोदी के दौर में इंडिया की हिस्ट्री को रीराइट किया जा रहा है। उसमें मुसलमान रूलर्स, खुसूसी तौर पर मुगलों को, जिन्होंने हिंदुस्तान को अपना घर बनाया, यहाँ शादियां की और यहाँ पर सैकड़ों साल तक आबाद रहे और उनकी आने वाली न जाने कितनी नस्लें यहाँ रहीं, उनको भी भारत का दुश्मन करार दिया जाता है। सोचने की बात यह है कि अगर मुगल भारत के दुश्मन थे तो फिर जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज भारत आया, उस वक्त इसे सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था और ये दुनिया की जीडीपी का 1/3 कैसे पैदा कर रहा था। अगर मुसलमान और मुगल इतने ही भारत दुश्मन थे तो फिर तो इसे कंगाल और फकीर होना चाहिए था, इसके लोगों को बदहाल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। मोदी के दौर में ये तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स रीराइट किए जा रहे हैं, तारीख को टेम्पर किया जा रहा है, उसको एक ऐसे जाविये से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आज की नई नस्ल जो भारत में पैदा हो रही है, बढ़ रही है, वो मुसलमानों से और पाकिस्तान से
नफरत करे। अब देखना यह है कि क्या भारत के रोशन ख्याल तबकात मोदी का सर दोनों कानों में किए रखने में मजीद कामयाबी हासिल करेंगे, या आने वाले बरसों में मोदी मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर देगा। और आखिर में राहत इंदौरी साहब के एक शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज।